आज का बजट विकसित भारत और भारत की संस्कृति दोनों को मिलाकर बनाया गया है। भारत को बायोफार्मा हब के रूप में डेवलप किया जाए, मेडिकल हब के रूप में डेवलप किया जाए। खुद भारत के लोगों की हेल्थ की चिंता के साथ बाहर से लोग आकर यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहें, इस तरह का प्रोसीजर किया गया है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कॉरिडोर्स को डिक्लेयर किया गया है और टूरिज्म के लिए अलग से ट्रेनिंग देने के लिए प्रोविजन किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, आयुर्वेद की बात की गई है, टैक्स प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने की बात की गई है। तो मुझे लगता है 2047 के विकसित भारत को जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए उसका पूरा रोड मैप इस बजट में रखा गया है। पिछले 12 साल से जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बजट पेश किया जा रहा है, ये भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थनैतिक व्यवस्था बना दिया है। पिछले बहुत सालों से फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, और इसी तरह ये बजट भी गियर शिफ्ट हो रहा है आगे, जैसे कि एमएसएमई स्मॉल स्केल सेक्टर को, टूरिज्म को, और जो अचीवमेंट अभी तक हुए हैं एम्प्लॉयमेंट में, महंगाई कम रखने में, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, ये और भी आगे बढ़ेंगे। देखिए, आशाओं का बजट है और एक स्थायी अर्थव्यवस्था के सुधार का बजट है। प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो या रोजगार सृजन का क्षेत्र रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को चाहे परिवहन और रेल के संदर्भ में रहा हो या पर्यटन विकास के क्षेत्र में रहा हो, मैं समझता हूं कि ये एक दूरगामी बजट है। और इस बजट के जो परिणाम हैं, वो चाहे युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, इनको जो प्राथमिकता देकर किया गया है, मैं समझता हूं कि एक जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका एक ईमानदार एक्सरे है और निश्चित रूप में ये एक बजट जो है आर्थिक समृद्धि की नींव रखने वाला बजट है। नहीं, देखिए, बहुत सी चीज सस्ती भी हो, जैसे माइक्रोवेव है, ओवन है, मोबाइल फोन है, ईवी बैटरी है, जूते हैं, कैंसर से संबंधित दवाएं हैं, शुगर से संबंधित दवाएं हैं। ये सारी चीजों को कम करने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अनुमान था 4.5 से नीचे राजकोषीय घाटे का, अद्भुत है कि 4.4 के आसपास राजकोषीय घाटा रहा है और अगले लक्ष्य को उन्होंने 4.3% राजकोषीय घाटे के उसमें किया है। मैं समझता हूं कि जो चैंपियन एमएसएमई बनाए जाने का जो प्रयोजन है या खेल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने की बात है, हर जिले में महिला छात्रावास और औद्योगिक कॉरिडोर के निकट टाउनशिप बनाने की चीज है, एक बहुत दूरगामी बजट है। देखिए, पहली बात तो आज का जो बजट हमारी सरकार के द्वारा पेश किया गया है, ये 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर का, और जो क्वार्टर हम सबके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि 2047 जब हम एक विकसित भारत बनाने का जब हम जिक्र करते हैं, तो ऐसे में अब ये जो अगला क्वार्टर शुरू हुआ है 25 से लेके 50 तक का, यहां से अब हमें हर उस सोच को बल देकर आगे बढ़ना होगा जो इवेंचुअली 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाने का काम करे। और अब अगर आप इस सोच के साथ इस बजट को अगर आप देखिएगा तो आपको एहसास होगा कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, अर्बनाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया है, गांव शहर की दूरी को कम करने का इसमें प्रयास किया गया है, आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हर एक वर्टिकल्स में, भले वो डिफेंस में हो, वो प्रोसेसिंग में हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो, रेयर मिनरल्स में हो, हर क्षेत्र में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता को कुंजी बनाकर इस बजट में उस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास किया गया है। युवा शक्ति को केंद्र में रखकर जितने ये सारे वर्टिकल्स एक्सपैंड होंगे, उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। स्किलिंग पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट पुनः किया गया है। फार्मिंग की अगर बात करें, उसमें जिस तरीके से डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज किया गया है, नहीं तो आप उसी को एक ही उत्पादन बार बार रखने की भी समस्या सरकार के पास इवेंचुअली होने लगेगी।
तो कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए कोकोनट, कोको, इन तमाम चीज़ों को जिस तरीके से बजट में रिकॉग्नाइज किया गया है, फिशरीज को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके उस सेक्टर को एनहांस करने की बात हो। मैं मानता हूं कि ये 47 विकसित भारत के निर्माण के लिए उसकी एक मजबूत नींव को तैयार करने वाला एक बहुत ही विजनरी बजट है। और इसकी खासियत ये भी है कि 9वीं बार वित्त मंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है। खासियत तो ये है कि उन्होंने 9वीं बार किया है, बट एक ही प्रधानमंत्री के अंदर उन्होंने 9वीं बार किया है। ये कंटिन्यूटी दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है सरकार की सोच में, सरकार की नीतियों में, जो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान को मजबूत करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को हम लोगों ने मजबूती देने की इसमें बात की है और ईज ऑफ बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग पे इस सरकार का, हमारी सरकार का बल रहा है। इन तमाम चीजों को जिस तरीके से बजट में रिकॉग्नाइज किया गया है, फिशरीज को और ज्यादा ऑर्गेनाइज करके उस सेक्टर को एनहांस करने की बात हो। मैं मानता हूं कि ये 47 विकसित भारत के निर्माण के लिए उसकी एक मजबूत नींव को तैयार करने वाला एक बहुत ही विजनरी बजट है। और इसकी खासियत ये भी है कि 9वीं बार वित्त मंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है। खासियत तो ये है कि उन्होंने 9वीं बार किया है, बट एक ही प्रधानमंत्री के अंदर उन्होंने 9वीं बार किया है। ये कंटिन्यूटी दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है सरकार की सोच में, सरकार की नीतियों में, जो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान को मजबूत करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को हम लोगों ने मजबूती देने की इसमें बात की है और ईज ऑफ बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग पे इस सरकार का, हमारी सरकार का बल रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहे और रिफॉर्म्स के माध्यम से जितना सरलीकरण हो सकता है सिस्टम का, वो करने का प्रयास किया। आज के बजट में भी आप देखें जिस तरीके से पहले के बजट और आज के बजट में समझने के लिए ज्यादा था, चीजें ज्यादा समझ में आ रही थी। पार्ट ए पार्ट बी जिसका जिक्र मैं सुबह से कुछ न्यूज चैनल पे भी सुन रहा हूं, जिस तरीके से उसको भी इक्वली बैलेंस किया गया है ताकि सही में जो टेक्निकल पक्ष भी है उसको भी जनता तक सही ढंग से पहुंचाया जाए। तो मैं मानता हूं कि ओवरऑल ये 2047 को मद्देनजर रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया और इसके लिए मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से माननीय वित्त मंत्री साहिबा का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। युवाओं को डेफिनेटली इस बजट में प्राथमिकता दी गई है। बहुत सारे ऐसे संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है जो युवाओं को ट्रेन करने के फोकस से और युवाओं को रोजगार देने के फोकस से बनाया गया है। जहां पे कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं हम लोग, तो कंटेंट क्रिएशन को बकायदा जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था एज अ प्रोफेशन इन द सोसाइटी, अब वो इस बजट के माध्यम से होने वाला है। कंटेंट क्रिएटर्स के आत्मसम्मान का ये बजट है और उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट है। सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, महिलाओं को भी ट्रेन करने के लिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की गई है। पहली बार किसी बजट में मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दिया गया है। मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाने वाला है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही रोबस्ट बजट है, होलिस्टिक बजट है और आने वाले समय में जो बोल्ड रिफॉर्म्स का हम लोग बात करते हैं, समाज के इंक्लूसिविटी का बात करते हैं, ये बजट उसकी जो नींव है उसको रखा है। It is a progressive budget, a budget that is focused on every sector of the Indian economy. It's a budget for every citizen, सबका साथ and सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. Particularly area of telecom, area of donor has got a very good impetus in this budget, and we hope to take forward the Prime Minister's vision of capitalizing on India's growth potential. You have seen a growth of close to 7.5%, a complete control on inflation coming down to 1.7%, a huge jump in capital expenditure from 2 lakh crore to almost 11 lakh crore this year to 12 lakh crore next year. So it's a budget that is going to empower India, is going to power India, and is going to take India on its trajectory, which is today the fourth largest economy to the third largest economy by next year and onward and forward. सर, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के बहुत सारी घोषणाएं की गई इसमें। नॉर्थ ईस्ट, मैंने यही तो बोला कि नॉर्थ ईस्ट, the sectoral allocation for the Northeast has been increased substantially.
Also, a lot of institutions have been given in the Northeast, a lot of waterways have been given in the Northeast. So it's a budget which has given a huge amount of impetus to the Northeast, and for that I'm thankful to the Finance Minister. हम विश्व की चौथी आर्थिक अर्थव्यवस्था है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा एक लक्ष्य है कि विकसित भारत 2047 हो। उसमें जो सबसे बड़ा टारगेट है सरकार के पास, वो टारगेट है कि बिजनेस को बढ़ाया जाए और जो आम लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको सुविधा दी जाए। और यदि पूरे सेकेंड पार्ट को यदि आप देखेंगे तो उसमें जो नया इनिशिएटिव है पूरी दुनिया का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, आईटी का है, जो कि ITA 196 में जब कांग्रेस ने साइन किया था चिदम्बरम के नेतृत्व में, जब यूपीए की सरकार थी, समर्थित सरकार थी, तो हमने जो है 0% कस्टम ड्यूटी लगा दिया था, जिसके कारण सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब खत्म हो गया। अमेरिका का जो सिलिकॉन वैली इसी कारण से डेवलप हो पाया। इस पूरे बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे बढ़ावा देना है, कस्टम ड्यूटी को कैसे कम करना है, और उसके साथ साथ आम लोगों के लिए आप समझिए कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कैसे अपग्रेड करना है, नर्सिंग को कैसे करना है, स्किलिंग को कैसे करना है। और जो बजट है लगभग 12.5 लाख करोड़ का है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि आप देखेंगे, जो ईस्टर्न पार्ट जो है, जो काफी पिछड़ा हुआ था, शिप बिल्डिंग का मतलब आप समझिए कि शिपिंग एक बड़ा है, शिप हम बड़ी जहाज नहीं बना पा रहे हैं। आपको पता ही है कि जर्मनी से हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। उस तरह की फैसिलिटी वाराणसी जैसे जगह में स्टार्ट होगी, पटना जैसे जगह में स्टार्ट होगी, तो ये पूरा दिखाता है कि हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं और प्रत्येक एरिया का विकास करना चाहते हैं। तो इस बजट की ये सबसे बड़ी खासियत है। सर, लेकिन शेयर मार्केट ने स्वागत नहीं किया है ना इस बजट का। 2000 पॉइंट नीचे चल रहा है शेयर मार्केट आज। शेयर मार्केट से जो है कोई बहुत ज्यादा चीजें निर्धारित नहीं होती। निर्धारित ये होती हैं कि हमने आम लोगों के लिए, अब आप देखिए एयरपोर्ट पर आने वाले जो लोग थे, उनको कस्टम जो है बहुत तंग करता था। उसको आप देखिए कि कई एक जगह चीजों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, उनकी 20% से 10% ड्यूटी कर दी गई है। यहाँ कैसे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होंगे, उसके लिए जो है हमने उसके कंपोनेंट के ऊपर जो है बहुत ज्यादा रिबेट दे दिया है। तो आप देखेंगे कि शेयर मार्केट आज नहीं कल जो है उस पर रिएक्ट करेगा। आज आपको 2000 पॉइंट नीचे नजर आ रहा है, थोड़ी देर के बाद आपको बड़ा नजर आ जाएगा। बैंकिंग सेक्टर, चूंकि सबको इन्वेस्टमेंट लाना है, तो बैंकिंग सेक्टर का जो एक रिफॉर्म्स है वो भी ये बात है। शेयर मार्केट में जो शेयर मार्केट आप कह रहे हैं ना, वो STT का एक मामला है, जिसको कि कहीं जहां 1.5% था वहां 3% कहा गया है, जहां 1% था वहां 1.25% किया गया है। तो STT जो कि लूफोल्स में शेयर मार्केट में खेलते हैं, प्लेयर करते हैं, उन प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा सा दबाव पड़ा है, वो STT के कारण है। मुझे लगता है कि वो कल आपको सुधरता हुआ नजर आएगा। क्या बताऊं यार, डिटेल्स तो बहुत कम मिले ना जी। जैसे कि 3-4 हेडलाइन थे, लेकिन जब हम इंतजार कर रहे थे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ आएगी, हमारे केरला में चाहिए हमें। हमारे तो बहुत लंबी ट्रेडिशन है आयुर्वेदा की, लेकिन केरला का नाम नहीं सुना। फिशर, हाँ, कोकोनट तो शायद केरला ही हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो केरला ही है। तो वो तो होना चाहिए। वैसे भी फिशरीज में हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन जब शिप रिपेयर के बारे में बोला और वाराणसी और पटना के बारे में बोला, केरला के बारे में कुछ नहीं सुन सका, तो ये सब हमें जरा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन ये भी कहूं कि शायद डिटेल्स बजट डॉक्यूमेंट जो होंगे, पढ़ा नहीं, अब तक सिर्फ भाषण सुने हैं। भाषण में तो बहुत कम डिटेल्स है जो हमें जरूरी है। ये बहुत ही प्रगतिशील बजट है, विकसित भारत का रास्ता स्पष्ट करता है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां टेक्नोलॉजी, जहां किसानों के लिए, दिव्यांगों के लिए, आयुर्वेद के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत और तेज गति से आगे बढ़ाया है। मैं अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, निर्मला जी का। ये विकासशील बजट है और देश की प्रगति को और आगे बढ़ाएगा। मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत फोकस किया गया है। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग पर, और जो नए नए पूरे आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मोबाइल फोन, बाकी चिप्स, और इसके अलावे जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि टायर 2, टायर 3 सिटीज में कॉर्पोरेट मित्रा की जो बात की गई है, वो काफी एक नई सोच है। तो अभिनंदन, बहुत अभिनंदन।
हाँ, मतलब वो निर्मला सीतारामन जी ने जो 26-27 का 2026-27 का बजट जो नरेंद्र मोदी सरकार का बजट है, ये बजट जो पेश किया है, ये बजट बहुत बड़ा क्रांतिकारक बजट है। देश को सुंदर बनाने वाला है, देश के हर वर्ग की तरफ ध्यान दे दिया है, और व्यापारी है, उद्योगपति है, आम आदमी है, जो मजदूर है, ऐसे अनेक लोगों की तरफ ध्यान दिया है। दिव्यांग जनों के लिए भी अनेक स्कीमें अनाउंस की गई है। तो इसीलिए ये बजट जो है सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाला बजट है, और देश को ऊंचाई तक पहुंचाने वाला है, देश को सुंदर बनाने वाला ये बजट है। नहीं ठीक है, डाउन में चला गया, अभी वो ऊपर आ जाएगा। मतलब जो अनेक स्कीम अनाउंस की है, तो सरकार के पास मतलब जितना पैसा है उतना पैसे की डेवलपमेंट के लिए अनाउंस की गया है, लेकिन सेंसेक्स जो नीचे गया है वो ऊपर आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे। और ये बजट गरीब के समझ के बाहर है। जो बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप सोचिए उत्तर प्रदेश का हाल आपने सुना होगा, देखा होगा। पोस्टमार्टम होना है किसका, और पोस्टमार्टम के लिए ले किसको जा रहे हैं। ओटी में जाना किसको था, ले किसको जा रहे हैं। ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। और शिक्षा का हालत ये है कि बिना शिक्षा के हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे। विकसित भारत का सपना अगर देखना है तो शिक्षा क्षेत्र में हमें ज्यादा से ज्यादा बजट देना पड़ेगा। ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र पे कोई काम न किया, उनसे उम्मीद क्या करोगे। बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करेंगे। ये हमेशा बड़े लोगों के लिए, 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं, आम जनता के निराश किया है। और फिर 25 करोड़ अगर गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं तो कम से कम ये बताएं कि जो 95% आबादी हमारे देश की है, उस जो गरीब है उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। क्या सरकार ये बताएगी प्रति व्यक्ति आय क्या है। उत्तर प्रदेश की राहत इस बजट में कुछ है क्या सर? ये किसी को राहत देने वाला बजट नहीं है। मिडिल क्लास का वोट ले लेंगे, गरीब का वोट ले लेंगे, किसान का वोट ले लेंगे, लेकिन बजट आएगा तो 5% लोगों के लिए बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए सर? उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री मिल गए हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्या जरूरत है और चीज की। आप सोचिए अयोध्या जैसी जगह पर तो इसीलिए मैंने कहा ये हालत रही तो सोने पर पीतल लगा करके जेवर पहनने पड़ेंगे। रिफॉर्म्स की बात कही गई है, रिफॉर्म्स कर रहे हैं लोग। कोई उम्मीद नहीं इनसे, बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है कि न गरीब, किसान, गांव में रहने वालों के लिए कोई बड़ा फैसला लेंगे। जो बुनियादी ढांचा है उसको भी खत्म कर देंगे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।